तो बात करेंगे हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। स्टार्ट करते हैं। एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट सीधा सीधा पॉइंट आपसे स्टेटमेंट पूछेगा यहाँ से। एल्वुलर वॉल्स जो होती हैं और जो टिश्यू होता है उसके बीच में रियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, हमें कहां पर देखने को मिलेगा? ब्लड और टिश्यू के बीच में भी हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है। कौन कौन से गैसेस इन्वॉल्व होते हैं? ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज इन दी साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस होगी? सिंपल डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन बेस्ड ऑन प्रेशर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट कह सकते हो या फिर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कह सकते हो। इसके बेस पर ये एक्सचेंज गैसेस होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन। देखो पहली चीज, अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इनमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? नंबर 1 सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ध्यान से समझना, पहली चीज यहां पर इन्वॉल्व होगी क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। दूसरा क्या होगा? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। और तीसरा क्या होगा? यहां पर हमें तीसरी चीज देखने को मिलेगी प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ये तीन चीजें जो अपना रोल प्ले करेंगी इस गैसियस एक्सचेंज में। तो पहली चीज हमारे पास में आई है, पहली चीज है ये प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास में क्या है? सॉल्युबिलिटी। और तीसरी चीज हमारे पास में क्या है? ये क्या है? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये तीन चीजें होंगी जो हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। और ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं। Pressure contributed by an individual gas in mixture of gases is called partial pressure and represented as। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो PO2 बोलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो PCO2 बोलेंगे। तो इसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और इसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइट ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल। ठीक है, वो कौन कौन सी दो साइट हैं जहां पर हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस पार्शियल प्रेशर के थ्रू देखने को मिलता है? तो ये टेबल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे अभी। द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कह रहा है कि जो हमें टेबल के अंदर डेटा दे रखा है वो प्रॉपरली ये शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहां पर हमें देखने को मिलेगा। मींस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हमें मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो ये एल्वुलाई टू ब्लड जाएगा एंड ब्लड टू टिश्यूज मूव करेगा। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। टेबल को बहुत ध्यान से समझना भाई, ध्यान से देखना इसको। ये देखो अपने पास में ये रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 ऑक्सीजन और नंबर 2 CO2। ठीक है, ये हमारे पास में एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वुलाई। तो एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वुलाई को पहले मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 159। और एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 104। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या? अब ब्लड और टिश्यू की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मींस यहां पर क्या होगा? 95 टू 40। इस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। सेम चीज अगर हम CO2 की बात करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो CO2 हमें कहां पर देखने को मिलेगा? टिश्यू में। तो यहां से अब इस तरीके से मूवमेंट होगा। तो यहां पर क्या है? हायर कंसंट्रेशन है टिश्यू के अंदर और ब्लड में लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। और सेम चीज हमें यहां पर भी देखने को मिलेगा एल्वुलाई से एटमॉस्फेयर में। एल्वुलाई में क्या है? 40 और एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.3। तो यहां पर भी हमें पार्शियल प्रेशर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर आपको पार्शियल प्रेशर ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्वुलाई में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में कितना कितना होता है? तो 159, 104, 40, 95, 40। और अगर यहीं पर बात करेंगे CO2 की तो हम लोग यहां से फिर इसको पकड़ेंगे क्योंकि टिश्यू से मूव करेगा। तो 45, 40, 45, 40 और 0.3 कितना होता है? एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होगा? 0.3 होगा। ठीक है, अब आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर का भी अगर आपको निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो आपको ध्यान रखना है कि ये होता है 760 mmHg। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 760 mmHg। और यहीं से हम लोगों ने ये सारा ऑक्सीजन, ये जो हमने निकाला ऑक्सीजन और CO2 का वैल्यूज निकाली जो मैंने आपको करके दिखाया था, आपको याद होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी चीज को। मैंने एक सेम ये ड्रॉ कराया है आपको टेबल और इजी वे में आपको याद हो पाए इसलिए और इजी वे भी किया था मैंने, एक प्रॉपर वे में आपको दिखाया था। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट देखा था। ठीक है, प्रॉपर वे में मैंने आपको यहां पर समझा रखा है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन किस तरीके से हमें मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। ये है हमारे पास में लंग्स।
ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, लंग्स, और ये हमारे पास में है हार्ट। सबसे ऊपर हमारे पास में लंग्स, यहीं पर नीचे प्रेजेंट होगा हार्ट, और ये हमारे पास में क्या होगी, बॉडी के टिश्यूज। ठीक है, अब देखो लंग्स का काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, इसका काम होगा, इसका काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ठीक है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम किसका है, लंग्स का। अब देखो जरा यहां पर एल्वियोलर एयर में इंस्पायर्ड एयर अंदर आएगी, एक्सपायर्ड एयर बाहर जाएगी। तो जो एक्सपायर्ड एयर बोल रहा है, तो एक्सपायर्ड एयर बताओ कौन सी होगी, CO2। और जो इंस्पायर्ड एयर बोल रहा है, अब बता दो जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे, ये इंस्पायर्ड एयर हम लोग कौन सी इनटेक करते हैं, O2। ठीक है, अब देखो एल्वियोलर एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, एल्विलाई की बात कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना आएगा, 104। अभी हम टेबल में देख करके आए इसको, PCO2, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2 कितना है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 40 mmHg। ठीक है, अब क्या होगा, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लेकर के आएंगे और यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल में छोड़ देंगे, और लेफ्ट ऑरिकल से कहां पर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से रिसीव करेगा कौन, सिस्टेमिक आर्टरीज। ठीक है, सिस्टेमिक आर्टरीज कह लो, या फिर यहीं पर हमें देखने को मिलेगा जब हम सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा ऑर्टा। ऑर्टा का काम होता है पूरी ब्लड को सप्लाई कर देना ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब सेल्स अपने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको रिसीव करेगा, उसको अपने लिए यूटिलाइज करेगा, और सेल्स के अंदर फिर प्रेजेंट होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको रिसीव करेगा कौन, सिस्टेमेटिक वेन। अब सिस्टेमेटिक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगे और उसको छोड़ेंगे कहां पर, यहाँ राइट ऑरिकल में। कहां पर छोड़ देंगे, राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल से कहां पर पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर रिसीव करेगा कौन, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से रिसीव करने के बाद पहुंचा देगा कहां पर, लंग्स में। और इस तरीके से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता रहेगा। और यहां पर आपको प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने की जो प्रोसेस है वो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट कितना है और यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और CO2 कितना है। ठीक है, सिस्टेमिक वेन्स में, सिस्टेमिक आर्टरीज में और एल्वियोलाई में कितना कितना पार्शियल प्रेशर इन गैसेस का है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहां पर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस याद रखना है, ध्यान से समझना भाई इसको। A gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissue to blood। अभी मैं आपको बता रहा था, टेबल के थ्रू ही हमने पता चला कि हम जो CO2 होगा वो टिश्यू से ब्लड की तरफ मूव करेगा, एंड ब्लड टू एल्वियोलाई, और ब्लड से फिर कहां पर पहुंचेगा, एल्वियोलाई में पहुंचेगा। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सीधा सीधा स्टेटमेंट यहां से बनेगा। Solubility of CO2 is 20 to 25 times is higher than किससे, O2 से। Amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to the oxygen। बहुत ज्यादा हायर होता है कंपेयर करें अगर हम ऑक्सीजन से। यहाँ पर हमें प्रेशर देखने को, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा CO2 का ऑक्सीजन से। The diffusion membrane is made up of 3 layer, very important, 3 मेजर लेयर्स होती हैं जिसके थ्रू डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। 3 मेजर लेयर्स होती हैं जिसके थ्रू हमें डिफ्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो लेयर है हमें ये देखने को मिलती है जो किसकी होगी, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल। ये हमारे पास में पूरा स्ट्रक्चर जो है देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर होगा, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर होगा। और दूसरा क्या चीज देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देखो एंडोथीलियम, किसका, ब्लड कैपिलरीज का। मैंने आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट बना करके दिखाया हुआ, आपके नोट्स में लिखा होगा और आपको ध्यान भी आता होगा इस चीज का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में ये क्या प्रेजेंट है, आर्टरी प्रेजेंट है, एल्वियोलाई की एपिथेलियम और ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम, इन दोनों के बीच में हमें ये स्पेस देखने को मिलेगा। इस स्पेस को हम लोग बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर्स हैं, पहली लेयर ये हो गई स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरी लेयर है एंडोथीलियम और तीसरी लेयर है बेसमेंट। ये 3 मेजर लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। अब और इन 3 मेजर लेयर्स को क्रॉस करके ही डिफ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेमली द थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, द एंडोथीलियम किसका, एल्वियोलर कैपिलरीज का, एंड द बेसमेंट सब्सटेंस, जो दोनों के बीच में हमें प्रेजेंट होती हुई दिखेंगे, कंपोज्ड ऑफ अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वामस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथीलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, जो चीज मैंने अभी आपको बताया कि दोनों के बीच में हमें एक लेयर देखने को मिलती है एंडोथीलियम और एपिथेलियम के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसमेंट लेयर बोलेंगे। तो इन तीनों लेयर्स को क्रॉस करता हुआ हमारा जो एक्सचेंज होता है वो कंप्लीट होता है।
जो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होगा। इन बिटवीन देम हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिलीमीटर से भी कम इसकी थिकनेस होती है, 1 मिलीमीटर से कम इसकी थिकनेस होगी। जो लेयर्स हमने देखी हैं इसकी थिकनेस की बात कर रहे हैं। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्विलाई। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो फेवरेबल हैं किसके लिए, डिफ्यूजन की प्रोसेस के लिए। किसके डिफ्यूजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। कहां से, एल्विलाई से, कहां पर, टिश्यू को। एंड CO2 का डिफ्यूजन होगा कहां से, टिश्यू से, किसको, एल्विलाई को। तो एल्विलाई से टिश्यू पहुंचेगा ऑक्सीजन और टिश्यू से एल्विलाई को पहुंचेगा कौन, CO2। और इस तरीके से हमें एक्सचेंज ऑफ दीज टू गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट होता हुआ दिखता है। हियर इज कंप्लीटेड आवर टॉपिक exchange of gases. Now we move to another topic of the chapter. So dear, अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखिए जरा ध्यान से समझना, बहुत बहुत आराम से प्यार से समझना भाई, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। और आई होप कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी फिनिश किया है एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके से आप 100% अपना कंसंट्रेशन बना करके रखो, एक एक चीज़ आपके माइंड में आराम से सेट हो जाएगी। और उसके बाद जब आप रिकॉल करोगे चीज़ों को, एक बार आराम से घर पे बैठ कर दोबारा से इसका रिवाइज करेंगे। और उसके बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सारे के सारे क्वेश्चन आपसे लगेंगे। ठीक है, ब्लड इज द मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गैसेस का वो ब्लड के थ्रू होगा। अबाउट 97% O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। इंपॉर्टेंट है, 97% जो O2 होती है वो RBC के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होगी ब्लड में, जबकि जो 3% है वो 3% O2 जो होगी वो हमें डिजॉल्व फॉर्म में देखने को मिलती है, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो डिजॉल्व है कितनी, 3%। और किस में है डिजॉल्व, प्लाज्मा में। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। 70% जो होती है वो कैरीड होगी किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी कहां पर, प्लाज्मा के अंदर मिलेगी। ठीक है, 7% CO2 जो होगी वो डिजॉल्व फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी कहां पर, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, ये डेटा मैं आपको एक बार अलग से दिखा दे रहा हूं। देखो अब बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो इसमें से 97% जो होगी वो RBC के थ्रू ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा और जो 3% है वो हमें प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अगर दूसरा हम लोग देखें, ये पहली चीज़ है, ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ठीक है, फिर बात करेंगे किसकी, CO2 की। CO2 की अगर बात करेगा तो 20 से 25% जो है, 20 से 25% जो हमारे पास CO2 होती है वो RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। और इसमें से 7% जो CO2 होगी वो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी, डिजॉल्व फॉर्म में। ठीक है, और इसके अलावा जो 70% है होगी CO2 वो भी हमें प्लाज्मा के अंदर ही देखने को मिलेगी, लेकिन किस फॉर्म में मिलेगी, HCO3- बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगी। तो अगर आपसे टोटल आपसे CO2 के बारे में पूछेगा कि प्लाज्मा में कितनी % है तो आंसर जाएगा 77% हमारे पास में CO2 प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें से 7% डिजॉल्व फॉर्म में होगी और 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में देखने को मिलती है। ठीक है, हर एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, 3%, 20 to 25%, 7% और 70%। ठीक है, अब आगे देखिए, ट्रांसपोर्टेड ऑफ ऑक्सीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन जो होगा वो रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो पाया जाएगा किसमें, RBC में। ठीक है, ऑक्सीजन जो होगा वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करेगा और ये रिवर्सिबल मैनर में हमें बाइंड करते हुए दिखेगा और बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन बाइंड करके हीमोग्लोबिन से बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ये रिवर्सिबल मैनर में बाइंड किया हुआ होता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ये कैरी करेगा। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली related to partial pressure of oxygen, partial pressure of CO2, hydrogen ion concentrated and temperature are other factors which can interfere with this binding। इस बाइंडिंग में कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, कौन कौन से फैक्टर होंगे,
CO2 हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर जो होंगे वो इंटरफेयर करेंगे इसकी बाइंडिंग में। किसकी बाइंडिंग में? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, मींस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हमें यहाँ पर जो बाइंडिंग देखने को मिलती है, इस बाइंडिंग के थ्रू एक कर्व मिलेगा, उस कर्व का नाम है सिग्मॉइड कर्व, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, किस किस के बीच में बना रहा है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, प्लॉट करेंगे किसके थ्रू? PO2, ठीक है। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, किस नाम से जान रहे हैं हम लोग इसको? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2 H+ आयन कंसंट्रेशन। इन सभी का जो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस पे, ये इस चीज को स्टडी करने के लिए काफी बेनिफिशियल रहता है, ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। इन द एल्विलाई वेयर देयर इज हाई PO2, हम एल्विलाई की बात करें, एल्विलाई में हमें जो PO2 होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो CO2 जो होगा वो कम होगा, और अगर CO2 कम है तो H+ आयन भी कम होगा, और H+ आयन कम है तो टेम्परेचर भी कम होता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के इंक्रीज करने से ये सारे फैक्टर्स डिक्रीज हो जाते हैं, और ऐसा हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? एल्विलाई में, क्योंकि एल्विलाई में ऑक्सीजन के जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और ऐसा ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं फेवरेबल और बनाएंगे क्या चीज? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। वेयर एज इन द टिश्यू, अब हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में हमें क्या मिलेगा? CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमें वहां पर हाई देखने को मिलता है, और जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो वहां पर लो देखने को मिलेगा। अब CO2 अगर हाई है तो फिर जाहिर सी बात है H+ आयन भी हाई होगा, और यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन, अब यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो कैसी है? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, यहाँ पर डिसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड हीमोग्लोबिन इन द लंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ में वो कहां पर हो रही है? लंग्स के अंदर हो रही है, ठीक है। कहां पर हो रही है? लंग्स में हो रही है। एंड गेट्स डिसोसिएटेड इन द टिश्यू, और जो डिसोसिएशन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? टिश्यू में हो रहा है, ठीक है। एवरी 100 ml, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, 5 ml ऑक्सीजन जो होगा वो डिलीवर होता है किसको? टिश्यू को, ठीक है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है टिश्यू को, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, और ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात हो रही है। अभी मैंने आपको बोला कि हमारे पास में जो डिसोसिएशन कर्व होता है वो किस फॉर्म में होगा? वो सिग्मॉइड शेप होगा, ये हमारे पास में आ रहा है सिग्मॉइड शेप, ठीक है। किस किस के बीच है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बीच में हमें ये कर्व देखने को मिलता है, और ये सिग्मॉइड कर्व है, ठीक है। कैसा कर्व है ये? सिग्मॉइड कर्व, इसको आपको याद में रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, सिग्मॉइड कर्व हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। जिस तरीके से हमने देखा था ऑक्सीजन के बारे में, वहां पर ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन के साथ में, बना रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन के थ्रू CO2 कैरी किया जा रहा है तब ये फॉर्मेशन कर रहा है किसका? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का, और ये 20 से 25% के आसपास लगभग होता है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये CO2 के पार्शियल प्रेशर से रिलेट करेगा, और यहाँ पर PO2 एक मेजर फैक्टर है जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकता है। वेयर CO2 इज हाई, जाहिर सी बात है जब यहाँ पर CO2 हाई होगा तभी ये बाइंडिंग हो पाएगी, एंड PO2 इज लो, CO2 हाई और PO2 लो है। इन द टिश्यू की कंडीशन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है टिश्यू में तो हमें PCO2 ही ज्यादा देखने को मिलेगा। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, जहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाइंडिंग फॉर्म में देखने को मिलती है। वेयर एज व्हेन ऑफ PCO2 इज लो, अगर PCO2 लो होगा और PO2 हाई होगा, ऐसा हमें कहां देखने को मिलता है? एल्विलाई में। अभी भी हम लोग पढ़ के आए इस चीज को, ठीक है। एल्विलाई में हमें PO2 ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां पर हमें देखने को क्या मिलेगा? डिसोसिएशन ऑफ CO2, ठीक है। यहां पर हमें डिसोसिएशन ऑफ CO2 देखने को मिलता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन हो जाएगा और ये CO2 अलग हो जाता है, ठीक है। विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू, जो टिश्यू से ये बाइंड होता है और डिलीवर होगा कहां पर? एल्विलाई में। RBC कंटेन अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम होगा यहाँ पर? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। माइन्यूट क्वांटिटीज होगा ये कहां पर?
प्लाज्मा के अंदर भी हमें ये एंजाइम देखने को मिलता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, मींस ये जो हमें रिवर्सिबल फॉर्म में रिएक्शन फिर से देखने को मिलती है। और ये रिएक्शन क्या होगी, जैसे हमारे पास में ये CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, और ये वाटर है। CO2 वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस और बनाएगा क्या, H2CO3। अब H2CO3 का डिसोसिएशन होगा और ये बाइकार्बोनेट और H+ आयन में टूट जाएगा, ठीक है। और ये भी काम किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में हो रहा है। अब आगे देखो क्या करा, एट द टिश्यू साइट, जो टिश्यू साइट है वहां पर क्या चीज होगी, वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा ड्यू टू कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म की प्रोसेस अभी हुई है वहां पर, तो CO2 वहां पर ज्यादा हो रहा है। CO2 जो होगा वो डिफ्यूज हो जाएगा किसमें, ब्लड में, मींस यहाँ पर डिफ्यूजन की प्रोसेस चल रही है, RBC एंड प्लाज्मा दोनों के अंदर ये पहुंच जाएगा एंड फॉर्म्स बाइकार्बोनेट। किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। और किसका करेगा, H+ आयन का। एट द एल्वियुलर साइट, अगर आप एल्वियुलर साइट को देखोगे तो यहाँ पर CO2 कम होगा। द रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन, अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2 यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट, यहाँ पर देखो अगर ये सीधा सीधा चल रहा है इस तरफ मूव करेगा तो ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में बन रहा है क्या, बाइकार्बोनेट। लेकिन अगर ये जस्ट इसका अपोजिट चलने लगे, ऐसे करके मूव करें, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पर हमें H2O और CO2 का फॉर्मेशन होता हुआ देखेगा। वही लाइन यहाँ पर लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। Thus CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट, CO2 जो होगा वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैप कर दिया जाता है टिश्यू लेवल पर एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्विलाई इज रिलीज आउट, और इसको एल्विलाई में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा ताकि ये CO2 को बाहर निकाला जा सके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्विलाई। क्लियर है यहाँ तक सभी का। अब शुरू से एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता दूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर हमें एंजाइम का नाम याद रखना है, कौन सा एंजाइम लगा है हमारा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम क्या है, जो CO2 है और H2 है दोनों की रिएक्शन आपस में होगी और H2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। H2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस बाइकार्बोनेट और H+ आयन के फॉर्म में टूट जाता है। PCO2 लो होता है एल्विलाई के अंदर और PCO2 हाई होता है कहाँ पर, टिश्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है, जैसे ही PCO2 लो होगा तो रिएक्शन प्रोसीड होगी किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में, और जब PCO2 लो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो यहाँ पर HCO3 और H+ यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और इस तरीके से CO2 और H2O का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो CO2 है वो ट्रैप्ड हो जाएगी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में एट टिश्यू लेवल और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा एल्विलाई को ताकि CO2 को रिलीज आउट किया जा सके। हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिलीवर होगा अप्रोक्सीमेटली 4 ml CO2, ठीक है। तो यहां तक हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, चलिए। ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। जितने भी ह्यूमंस हैं उनके पास में ये एबिलिटी है कि वो रेस्पिरेटरी रिदम को मॉडरेट कर सकते हैं टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू, जितनी बॉडी टिश्यू की डिमांड होती है उसके बेस पर। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, ऐसा न्यूरल सिस्टम के थ्रू होता है। स्पेशल सेंटर प्रेजेंट होता है जो मेडुलर रीजन में होगा और ये ब्रेन का पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेगुलेशन के लिए। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन, ठीक है। अभी जो आपने रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर पढ़ा है, ये रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता क्या है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, इसका नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। और दूसरा वाला हमारे पास में कौन सा है, पॉन्स। क्या है, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। इसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के नाम से जानेंगे। रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के फंक्शन को ये मॉडरेट कर सकता है, ठीक है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सेंटर से जो न्यूरल सिग्नल पहुंचेंगे वो रिड्यूस कर सकते हैं ड्यूरेशन को इंस्पिरेशन की, और इससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट अल्टर हो जाता है। कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव एरिया के बारे में आपसे क्वेश्चन बनता है। ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है हाईली सेंसिटिव होता है। किस किस के लिए सेंसिटिव होगा, हाइड्रोजन आयन और CO2 के लिए सेंसिटिव होगा। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। अगर इन सब्सटेंसेस को इंक्रीज कर दिया जाए तो इस सेंटर को ये एक्टिवेट कर देंगे, विच इज टर्न कैन सिग्नल द रिदमिक सेंटर
to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substances can be eliminated. अब इससे क्या होगा, इस पूरी प्रोसेस के थ्रू इन सब्सटेंसेस को एलिमिनेट कर दिया जाएगा. रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद ऑर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, ये क्वेश्चन बनेगा. ऑर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी also can recognize change in CO2 and H+ ion concentration and send necessary सिग्नल ये पास करेंगे रिदमिक सेंटर को, किसके लिए, ताकि रेमेडियल एक्शंस हो सकें. द रोल ऑफ, यहां पर आपका लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना. द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदमिक इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है. मेजरली जो रोल प्ले करेगा वो कौन होगा, सिग्निफिकेंट कौन होगा. अगर ये इनसिग्निफिकेंट है तो सिग्निफिकेंट कौन होगा, CO2 होगा. तो आपसे स्टेटमेंट घुमा करके पूछ सकता है. तो आपको ध्यान रखना है कि इनसिग्निफिकेंट है रेगुलेशन की प्रोसेस में कौन, इनसिग्निफिकेंट होगा ऑक्सीजन, और सिग्निफिकेंट होगा कौन, CO2. ठीक है, तो यहां से आपका एक सीधा सीधा स्टेटमेंट बन जाता है, वो आपको ध्यान रखना है. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी हमारा डन हो जाता है. सो हियर वी मूव टू लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक, किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अस्थमा. ठीक है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, कॉजिंग वीजिंग. वीजिंग का मतलब डीप ब्रीथ मींस गहरी गहरी सांसें लेना. ऐसा क्यों होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा अगर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, तब ये कंडीशन बनती है जिसको हम लोग अस्थमा बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास में एम्फाइसेमा. एम्फाइसेमा क्या है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है. ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है इन विच एल्वुलर वॉल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो होगा वो डिक्रीज हो जाता है. वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग. ये स्टेटमेंट आपका बनेगा. एम्फाइसेमा से ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार आपने क्वेश्चन अगर किए हैं इसके तो आपने देखा होगा ये स्टेटमेंट आपका मिलता है. मेजर कॉज क्या है इसका, एम्फाइसेमा का, सिगरेट स्मोकिंग. ठीक है, चलिए लास्ट हमारे पास में ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ऑक्यूपेशनल मतलब ये उन लोगों के लिए जो लेबर वगैरह हैं, ठीक है, कहीं फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, उन पर्सन्स के लिए ये कोई डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं. इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग. अगर कोई ऐसे लोग हैं जो स्टोन ब्रेकिंग का काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं, जिससे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, लंग्स में पहुंचते हैं. सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड, जिसमें डस्ट प्रोड्यूस होती है डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू. हमारी बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis. Means proliferation of fibrous tissue. Proliferation होगा fibrous tissue में, fibrous tissues जो होंगे वो डैमेज हो जाते हैं. And thus causing serious lung damage. और इससे क्या होगा, जो lungs होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. Workers in such industries should wear protective mask. ये एक तरीका है जिस इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है. अगर लॉन्ग टाइम तक कोई भी वर्कर इस तरीके की फैक्ट्रीज में वर्क करता है तो उसके जो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. सो दोस्तों, वी आर डन दिस चैप्टर टुडे. आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं. आपने नोट्स पढ़ लिए होंगे और अभी अभी आपने एनसीईआरटी को फिनिश किया. फटाफट से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को करिए और देखें कि कितने क्वेश्चंस आप लोग के सही जा रहे हैं. ईमानदारी के साथ में टाइमर लगा करके 100% फोकस के साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए. और मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा जरूर कि आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कितने क्वेश्चंस कितनी देर में कंप्लीट किए और उसमें एक्यूरेसी आपकी कितनी रही है. सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में. टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग.